आप देख रहे हैं खबरदार। आज हम गुवाहाटी में मौजूद हैं, जहां पर चुनावी सरगर्मियां जो असम की हैं वो बेहद तेज है। तो हम आपको यहां की तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ ही जरा खबरों के लेंस से हम देख लेते हैं कि आज दिन भर हुआ क्या क्या है। खासकर बंगाल पर हमारी नजर रहने वाली है, मुंबई पर हमारी नजर रहने वाली है। एक एक करके हम खबरों के लेंस के हिसाब से आगे बढ़ते हुए आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी माहौल में हिंदुत्व की राजनीति का करंट है। आज असम में बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां करके बीजेपी की हिंदुत्व वाली तेज तर्रार प्रचार नीति के तहत वोट मांगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने टीएमसी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता के मैनिफेस्टो में क्या है, इसके पीछे कैसा वोट गणित है, इसका विश्लेषण हम करेंगे। आज की खबर यह भी है कि एंटीलिया केस में एनआईए की जांच के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह हेमंत नागराले को मुंबई का नया कमिश्नर बनाया गया है, जबकि परमबीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में कर दिया गया है। इस कार्रवाई में रहस्यमय एंटीलिया केस से जुड़े कई संकेत छुपे हुए हैं। इस केस की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण हम करेंगे और आपको तबादले की पूरी इनसाइड स्टोरी हम दिखाएंगे। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी मिलने से लेकर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के तबादले तक हर मामले की जो परतें हैं, कई घुमावदार मोड़ हैं, इन्हें समझना जरूरी है। सवाल यह है कि परमबीर सिंह का तबादला क्यों हुआ? सचिन वाजे के राज कब खुलेंगे? क्या कोई गॉडफादर है जो पर्दे के पीछे से सचिन वाजे को आदेश देता था? आज इन सवालों की गहराई में जाने का दिन है और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और राज्य को 3T का मंत्र दिया। पीएम ने कहा, हमें देश भर में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट के लिए फिर से जोर लगाना होगा। पीएम ने कहा कि टेस्टिंग बढ़ानी होगी, आरटीपीसीआर टेस्ट को 70% करने की जरूरत है। टीकाकरण अभियान को तेज करने के साथ साथ वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी और राज्य खुद पाबंदियां तय करें, लेकिन जनता की परेशानियों का ख्याल रखें। लेकिन हम तमाम खबरों को देखें उससे पहले इस समय की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो केंद्रीय चुनाव समिति है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर वो पहुंच चुके हैं। दरअसल बंगाल की जो बाकी बची हुई सीटों पर कौन होगा उम्मीदवार, किसे टिकट दिया जाएगा, उसे लेकर मंथन तेज है। बंगाल में हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता बेहद नाराज हुए जब टीएमसी के चंद लोगों को टिकट दिए गए। तो इन सारी चीजों में ये तय करना थोड़ा सा दिक्कत का काम हो रहा है बीजेपी के लिए कि किस तरीके से सीटों को ऐसे आवंटित किया जाए कि नाराजगी और ज्यादा न बढ़े। हालांकि टिकटों के आवंटन के साथ ये जो दिक्कतें हैं वो जरूर उठती हैं, लेकिन उसे कम से कम कैसे किया जाए एक ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी दांव पर अपना सब कुछ इस समय लगा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन खबरदार में आगे बढ़ते हुए, इस खबर पर हमारी नजर जरूर रहेगी, लेकिन खबरदार में आगे बढ़ते हुए हम आपको अब जरा उस स्टार प्रचारक के बारे में और उसके प्रचार के बारे में भी बताते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की चॉइस रहते हैं बीजेपी के लिए, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव चल रहा हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर प्रचार करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। योगी जी ने बंगाल में 3 रैलियां की और उसके बाद जब असम पहुंचे तो यहां पर भी 3 रैलियां उन्होंने की। सबसे पहले गुवाहाटी जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। फिर उन्होंने होजोई, कलईगांव और रांगिया में रैलियां की। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की हिंदुत्व वाली आक्रामक राजनीति के बड़े चेहरे हैं और पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में योगी के कैंपेन को बीजेपी बहुत उपयोगी समझती है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में बड़ी मुस्लिम आबादी है और यहां चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण आसानी से हो सकता है। असम में 3.5 करोड़ की आबादी में 34% मुस्लिम है। यहां कुल 126 सीटों में करीब 43 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। इसी तरह बंगाल में 30% मुसलमान हैं और वहां करीब 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। इसीलिए बंगाल और असम में बीजेपी के हिंदुत्व फॉर्मूले में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल फिट बैठते हैं। बंगाल में उनका प्रचार इस महीने की शुरुआत में मुस्लिम बहुल मालदा से शुरू हुआ था। वो अपने प्रचार में लगातार भगवान राम, गाय, लव जिहाद, तुष्टीकरण का मुद्दा उठाकर बंगाल में ममता बनर्जी और असम में कांग्रेस AIUDF के गठबंधन को घेर रहे हैं। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को
ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। असम अगर विकास के पैमाने पर पिछड़ा है, इसके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस की कुटिल नीतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी विकास की पक्षधर नहीं रही। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त हो जाए और उसके बाद वह सत्ता हत्या करके देश के अंदर उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को प्रश्रय दे, यही तो कांग्रेस ने किया था। और एक बात और है कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। इसकी जो इस संप्रदाय को मानने वाले हैं वो नाथ संप्रदाय के होते हैं और उनकी बहुत बड़ी तादाद है पश्चिम बंगाल में भी, जहां पर चुनाव प्रचार के लिए, जहां पर 3-3 रैलियों के लिए वो गए। इसके अलावा असम में भी ऐसा है। खुद बंगाल में नाथ पंथ के 3 मंदिर हैं। एक तो कोलकाता में ही गोरखनाथ मंदिर है। असम नाथ पंथ के सिद्ध योगियों की तपभूमि रही है। लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो निगाहें हैं बंगाल पर। ममता बनर्जी ने कई दफा प्रयास किया था, इससे पहले भी 2 बार और ऐसी बातें आई थी कि ममता बनर्जी अपने मैनिफेस्टो का ऐलान कर सकती हैं, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आया जब ममता बनर्जी ने अपने वादों का पिटारा खोला। मैनिफेस्टो उनका अब सबके सामने है। बंगाल में फ्री राशन की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। मां कैंटीन से 5 रुपए में खाना मिलेगा। हर घर की महिला प्रमुख को महीने के 500 रुपए मिलेंगे। दलित और आदिवासी परिवार में महिला प्रमुख को महीने के 1000 रुपए मिलेंगे। विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। 68 लाख छोटे किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना रकम मिलेगी। 47 लाख घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी। हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 2000 नई फैक्ट्रियां बंगाल में लगेंगी। सभी 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4% ब्याज दर पर 10 लाख तक का लोन मिलेगा। हर ब्लॉक में कम से कम 1 मॉडल स्कूल होगा। गांव में 25 लाख नए घर बनेंगे। ममता बनर्जी ने 10 बड़े वादों की बात की है। उनकी डोर स्टेप राशन डिलीवरी के वादे की चुनाव आयोग से शिकायत भी हुई है। दीदी ने इस पर भी जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी को नया नाम भी दे दिया। बंगाल की टक्कर के इस नए एपिसोड के बारे में आपको बताना जरूरी है। व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी के लिए चुनावी वादे बंगाल में बीजेपी के इरादों पर कितनी चोट पहुंचा पाएंगे, ये सवाल अब बंगाल में सबके मन में है, क्योंकि दीदी ने बड़े बड़े वादे किए हैं और बड़ा काट खेला है। पहला बड़ा वादा दिल्ली की तर्ज पर घर तक राशन पहुंचाने का है। दूसरा बड़ा वादा सामान्य वर्ग के 1 करोड़ 60 लाख घरों को साल के 6,000 रुपए ट्रांसफर करने का है। तीसरा बड़ा वादा ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवार को साल के 12,000 रुपए ट्रांसफर करने का है। चौथा बड़ा वादा छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना रकम देने का है। लेकिन इसमें राशन की फ्री डोर स्टेप डिलीवरी का वादा तो पहले से विवादों में है, जिसका ऐलान पुरुलिया की एक रैली में ममता बनर्जी ने किया था और जिस पर शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। Doorstep already we have done the program. Everybody knows Duare Sarkar. 3 months we ran this program. So this is nothing new. Everybody knows. So if we expand this, what is the harm? And this manifesto has been approved by the commission. लेकिन इन वादों से अलग ममता बनर्जी ने जो बड़ा चुनावी कार्ड खेला है वो है जाति का कार्ड, और जिस पर बीजेपी से उनकी होड़ भी है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में ममता ने कहा है कि महिष्य, तामुल, तिली और साहा जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ये वो जातियां हैं जिनका पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में प्रभाव है। खुद पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं और इस जाति कार्ड से कम 50 विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं। इसमें जंगल महल का इलाका भी है, जहां बीजेपी बहुत मजबूत है और ममता बनर्जी हर हाल में यहां बीजेपी के पाले में गए वोटों को खींचना चाहती है। बीजेपी का जो जितना भी लीडर इधर में आने दो, हम किसी को माना नहीं करेंगे। उसको तो थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स आर हियर, जो भी तू भोगी कौन नहीं है, सब है। लेकिन आने दो, सब जगह ही खेला हो।
খেলাটা শুরু হবে 27 তারিখ থেকে জঙ্গলমহল থেকে। প্রথম ধাক্কাটা জঙ্গলমহল থেকেই পাবে बीजेपी। जाति का यही कार्ड बीजेपी भी खेल रही है और ये आरोप लगा रही है कि बंगाल में हिंदू धर्म की कई अन्य पिछड़ा जातियों को आरक्षण से दूर रखा गया है और वो महिष्य और तेली जैसी जातियों को ओबीसी में शामिल करवाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल इसका बंगाल में ऐलान भी किया था। अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा कि नहीं रखा? महिष्य और तीली को वंचित रखा कि नहीं रखा? अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। No, what he said for particular 2-3 community. Yes. They cannot do for all the economic backward class. This is wrong. My manifesto is approved by the election commission. So few people have seen this. So how do you know that where टुकली के दीदी और बीजेपी के बीच इन महीन चुनावी चालों को समझना आसान नहीं है। बीजेपी ममता को घेरने के लिए किसी भी मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे बात धर्म की हो, जाति की हो या फिर प्रचार के लिए बंगाल में छोटे से लेकर बड़े बड़े नेताओं की फौज उतार देने की हो। लेकिन ममता बनर्जी भी पुरानी नेता है, दांव भी खेल रही हैं और जवाब भी दे रही हैं। High loaded virus, a political party is playing all the nasty game. Tell Jogi to tackle the women problem first. What happened to Haftash? What happened to Dalit girls and sisters? What happened there? He is not taking any action against the culprits, the criminals, talking big here. Bengal is a peaceful state. Tell him not to do the politics. We know the religions better than them. चोट के बाद दीदी के तेवर और तीखे हो गए हैं, इसलिए बीजेपी भी अपने प्रचार को और धार दे रही है। पीएम भी कल बंगाल फिर जाने वाले हैं और पुरुलिया में रैली करने वाले हैं। अगले 7 दिन में पीएम की 4 रैलियां बंगाल में होंगी। और अब बात परमबीर सिंह की, जिनकी कुर्सी चली गई है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर को अब होम गार्ड की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इस सारी चीज के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि अचानक रातों रात इस तरह का निर्णय आखिर लिया क्यों गया, क्योंकि मुंबई में इतने दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। परमबीर सिंह को कौन नहीं जानता था, सुशांत केस से वो देश भर में मशहूर हो चुके हैं, लेकिन आज अचानक जब उनकी कुर्सी चली गई तो सब चौंके। कोई नहीं सोच सकता था परमबीर सिंह जैसे ताकतवर अफसर को कोई हाथ लगा सकता है, लेकिन मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से मिली स्कॉर्पियो के उलझे केस में परमबीर सिंह की कुर्सी अब चली गई है। मुंबई पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े हैं। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस का एक इंस्पेक्टर सचिन वाजे एनआईए की रिमांड पर है। परमबीर सिंह की कुर्सी इसीलिए गई कि उनके कमिश्नर रहते ही 16 साल बाद सचिन वाजे मुंबई पुलिस में फिर से बहाल हुए थे। सचिन वाजे को मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कई बड़े मामलों की जांच सचिन वाजे कर रहे थे और इतना ही नहीं, एंटीलिया केस की जांच भी उन्होंने ही की थी, जिस केस में आज खुद सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है। इसी में अब महाराष्ट्र सरकार को परमबीर सिंह का ट्रांसफर करना पड़ा है। बात यही रुकेगी नहीं, लेकिन बात बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि बात सिर्फ सचिन वाजे की नहीं है, बात सिर्फ मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर की नहीं है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि सचिन वाजे जो हैं वो जिस तरह की चीजें चल रही थी, तार जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों से आखिर क्यों जुड़ रहे हैं, इन सारी चीजों के बीच जो राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, वो भी जानना जरूरी है। बीजेपी की तरफ से आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई तीखे सवाल पूछे। ये कहा कि परमबीर सिंह और सचिन वाजे जैसे लोग तो छोटे लोग हैं, इनके नाम से बुद्धि सुलझने वाली नहीं है। इनके पीछे कौन है, कौन इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सचिन वाजे 2004 में सस्पेंड हो गए थे। 2007 में उसने वीआरएस के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इंक्वायरी की वजह से वीआरएस स्वीकार नहीं किया गया। फडणवीस ने आरोप लगाया कि 2018 में सचिन वाजे को वापस नौकरी देने के लिए शिवसेना ने दबाव बनाया था।
बीजेपी ने सवाल किया कि सचिन वाजे को वापस नौकरी पर क्यों लिया गया और यह आरोप लगाया कि सचिन वाजे को वसूली के लिए वापस लाया गया था। वो वसूली के लिए बदनाम था। बीजेपी का आरोप है कि सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो महाराष्ट्र सरकार में बैठे हैं। इस बात पर सफाई देनी चाहिए कि सरकार वाजे का बचाव क्यों कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने यह आरोप भी लगाया कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की गई है। हिरेन को मारने के बाद उनके शव को खाड़ी में फेंका गया। लो टाइड की वजह से शव बहा नहीं, अगर शव हाई टाइड में चला जाता तो मिलता ही नहीं। अगर हिरेन की मौत पानी में डूबने से होती तो फेफड़ों में पानी दिखता और इसी से साफ है कि उनकी हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हिरेन का गला घोंटने की बात पता चली है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिरेन की मौत के मामले की जांच भी महाराष्ट्र एटीएस को नहीं बल्कि एनआईए को करनी चाहिए। मुंबई में इसी बड़ी हलचल के बीच बीजेपी ने क्या कहा और शिवसेना अब क्या जवाब दे रही है, ये भी हम आपको अब दिखाते हैं। 2008 में सचिन वाजे इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे। कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। कोई भी शिवसेना का जिसे आप नेता बोलते हो, मैं नेता हूं पार्टी का, मेरे जैसे और 7 नेता है पार्टी में। हमारे यहाँ नेता का रैंक सबसे ऊपर रैंक होता है। हमारे जैसे जो प्रमुख नेता है उनके साथ उनका कोई इस प्रकार का रिलेशन नहीं था, बिजनेस रिलेशन। अगर नीचे जहां वो रहता है, जहां काम करता है, वहां किसी के साथ उसका इस प्रकार का रिश्ता होगा तो उससे पार्टी का संबंध क्या होता है? पॉलिटिकल शिवसेना से उसका इस प्रकार से कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है। एंटीलिया केस में पहले सचिन वाजे की गिरफ्तारी होना और उसके ठीक एक दिन बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमिंदर सिंह की का ट्रांसफर कर देना, ये सारी चीजें केवल संयोग नहीं हो सकती। इन चीजों के जो तार हैं वो पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात कर रही थी अपनी तरफ से और इन सारी चीजों के बीच एनआईए को जो सबूत मिल रहे थे उसका जो इशारा था वो भी सीधे उसी सर्वोच्च पद की ओर जा रहा था। और आखिरकार जो कुछ हुआ उसकी क्रोनोलॉजी को अगर हम आपको समझाएं तो आपको पूरी तस्वीर काफी हद तक समझ में आएगी। इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के एक दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला। जाहिर है एंटीलिया केस से इसका कनेक्शन है क्योंकि जब से एनआईए ने इस केस की जांच शुरू की थी तब से परमबीर सिंह पर शक की सुई घूम रही थी। इसकी एक नहीं कई वजह। पहली वजह तो खुद सचिन वाजे और परमबीर सिंह की केमिस्ट्री है। जैसे कि एंटीलिया के विस्फोटक कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे। 16 साल बाद सचिन वाजे को अदालत के आदेश के खिलाफ जाकर बहाल करने का फैसला भी परमबीर सिंह का था। 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ और सचिन वाजे जो एपीआई है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ये बात तो कबूल कर रहा है कि वो इस साजिश का एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ इस साजिश में कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, उनकी भूमिका के बारे में सचिन वाजे ने चुप्पी साधी है और सचिन वाजे की ये चुप्पी परमबीर सिंह की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाती है। एंटीलिया केस में इस्तेमाल की गई इनोवा कार मुंबई पुलिस की है जो बाद में परमबीर सिंह के ऑफिस के बाहर खड़ी मिली।
जैश-उल हिंद नाम के संगठन के नाम से आया एंटीलिया संदेश का एक लिंक सचिन वाजे से जुड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन को पूछताछ के लिए सचिन वाजे दक्षिण मुंबई में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लेकर आया था। एंटीलिया केस में परमबीर सिंह पर शक की बात पर एनआईए की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी चर्चा पहले से ही थी, जो अब परमबीर सिंह के ट्रांसफर के बाद और तेज हो गई। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भले ही थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आती। जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, नए नए खुलासे होंगे, इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज हो जाएगी। अब सवाल यह है कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार खड़ी करने के पीछे क्या वाकई परमबीर सिंह की कोई भूमिका थी? सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने सचिन वाजे की कॉल डिटेल खंगाले हैं, जिसमें उसे इस केस से जुड़े कई बड़े नामों का पता चला है। उसमें परमबीर सिंह का नाम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस घटना के पीछे सचिन वाजे का क्या मकसद था, ये उसने एनआईए को बताया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने कहा है कि वो 16 साल सस्पेंड रहने के दौरान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहता था और ये वारदात उसने नाम कमाने के लिए की थी। हालांकि एनआईए सचिन वाजे के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनआईए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अकेले सचिन वाजे इतनी बड़ी साजिश का इकलौता सूत्रधार हो सकता है। एनआईए ने जब सचिन वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया था और 12 घंटे बाद जब उनको गिरफ्तार किया, तब वो अपना मोबाइल फोन लेके नहीं आए थे। लेकिन 2 दिन बाद एनआईए की टीम ने सीआईयू के ऑफिस में रेड कर उनका मोबाइल फोन, आईपैड और साथ ही जो डीवीआर है साकेत सोसाइटी का, वो जब्त किया। लेकिन अब इन पूरे जो डिजिटल एविडेंसेस है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उसका जो डेटा है उसे डिलीट किया गया है। अब एनआईए पूरी तरीके से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो जांच रिपोर्ट होगी, वो कितना इसके अंदर से डेटा रिकवर कर पाते हैं उस पर निर्भर है। एनआईए के सामने सचिन वाजे के खुलासों के बीच परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मंगलवार की रात को मुलाकात की थी, जिसके बाद आज परमबीर सिंह का ट्रांसफर हो गया। जाहिर है एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब परमबीर सिंह पर एनआईए की नजर है। सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। मुंबई ही में फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन उसके साथ ही शायद वहां पर भी किसी पटकथा लेखक के दिमाग में ऐसा आइडिया नहीं आया होगा, या यूं कहें कि यहां से एक नई पटकथा का जन्म जरूर हो सकता है। जितने ट्विस्ट, जितने टर्न इस पूरे मामले में आ रहे हैं। मुंबई से हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ साहिल जोशी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, पटाक्षेप हो गया, पर्दा गिर गया इस पूरे मामले पर, या फिर हम समझे कि अभी तो और कई अध्याय इसके बाकी हैं? देखिए, कितने अध्याय खुलेंगे ये तो एनआईए की जांच में निकलकर सामने आएगा। एनआईए की जांच एक भाग होगा कि जिसमें मुकेश अंबानी के घर के पास जो गाड़ी मिली है और जो अब आरोप है कि सचिन वाजे ने वो गाड़ी वहां पर रखी और उसमें विस्फोटक प्लान किए थे, वो क्यों किए थे वो भी, उसका भी खुलासा धीरे धीरे हो पाएगा कि किस तरीके से वो हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी परतें खुलना अभी भी बाकी है कि जिस तरीके से दूसरी गाड़ी मिली मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बिल्कुल पास से, जिसमें नोट गिनने की मशीन और नोट, कुछ करेंसी नोट्स मिले हैं, उसमें 5 लाख तक के अमाउंट के नोट्स उसमें वहां पर मिले हैं। अब वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे थे, उस पर राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो वही शुरू रहेगी। आज आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा संगीन आरोप लगाया हुआ है कि किस तरीके से ये वसूली अधिकारी थे और उनका रुख कहीं ना कहीं जो शिवसेना सत्ताधारी है उनके तरफ था। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी इसकी कई परतें खुलेंगी। जो अंबानी से के घर के बाहर जो गाड़ी रखी थी उससे रिलेटेड जो मामला है उसमें अलग चीजें होंगी, क्योंकि उसमें भी जांच अभी भी चल रही है। 5 जो अधिकारी है जो क्राइम ब्रांच पे काम करते हैं उनका स्टेटमेंट लिया जा चुका है। एनआईए ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि क्या सचिन वाजे अपने कहने पर ये काम कर रहे थे, क्या जब ये मामला सामने आया तब क्या उसको दबाने की कोशिश की गई, क्या सचिन वाजे को किसी तरीके से मदद करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं जो महाराष्ट्र सरकार को फेस करनी है वो अभी होना बाकी है। देखिए, सिर्फ पुलिस कमिश्नर के हटाने से यह मामला ठंडा नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार होम डिपार्टमेंट की बात है, गृह विभाग
जिनके पास हैं वो क्या कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा में कुछ जवाब दिए हैं। उन्होंने सचिन वाजे का समर्थन किया था महाराष्ट्र विधानसभा में जब इस पर पूरी बहस चल रही थी। तो वहां पर किस तरीके से लिंक जाती है, क्या उनको भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा? आपको याद होगा 26/11 के हमले के बाद में ना ही सिर्फ आर पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को भी हटाया गया था उस वक्त पे। ये 26/11 जैसा मामला नहीं है, लेकिन मुंबई ये कभी सुना नहीं है इस तरीके से मामला है कि एक अहम अधिकारी जो मुंबई के क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट पे काम करता है, उसका जिम्मा उसके पास है, वो खुद ही इस तरीके की प्लांटिंग करता है ये दिखाने के लिए कि उसको उनको बड़ा बनना है, कोई बड़ा केस क्रैक करेंगे। क्योंकि अगर सचमुच में ये सारी चीजें नहीं निकलती और वाकई ये किसी पटकथा का ही हिस्सा होता तो लोग कहते हैं कि शायद कल्पना की उड़ान ज्यादा भर ली। लेकिन यही है जो कुछ पूरा मामला चल रहा है, 3-3 गाड़ियों का सामने आना, उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी तस्वीरों का जो बयान है वो क्या कहता है, जो पूछताछ चल रही है, इन सारी चीजों के तार सीधे सीधे सचिन वाजे से जुड़ रहे हैं। काली मर्सिडीज खोलेगी एंटीलिया केस के राज। किसकी है काली मर्सिडीज कार? सचिन वाजे को किसने दी थी काली मर्सिडीज? मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास पार्किंग में खड़ी काली मर्सिडीज कार एंटीलिया केस में बड़ी सुराग के रूप में सामने आई है। एनआईए ने कल इस कार को जब्त किया है। बताया जाता है कि इस कार का इस्तेमाल इस केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे करते थे। जिस मर्सिडीज कार को कल एनआईए ने बरामद किया है उसका मालिक महाराष्ट्र के धुले शहर का है। हालांकि आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो फरवरी में ही कार बेच चुके हैं। गाड़ी मेरी अभी है नहीं, गाड़ी मेरी थी और ये गाड़ी मैंने मिडल ऑफ फरवरी 2021 में ऑलरेडी कास्ट 24 को सेल आउट कर दी थी। तो इस सब मैटर में मेरा कोई रोल है नहीं। जो एक गाड़ी बेचते समय जो कुछ प्रोसेस होती है वो सारी मेरे पास है और सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे हैं। अगर कुछ मुझे पूछताछ होती है तो मैं उसको फेस करूंगा और मैं उसको कोऑपरेट करूंगा और उनको जो कुछ चीजें चाहिए मैं उनको दूंगा। एनआईए के मुताबिक एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट इस मर्सिडीज के अंदर मिली है। इस कार में कई और भी नंबर प्लेट मिले हैं। तलाशी के दौरान एनआईए की टीम को काली मर्सिडीज में 6.25 लाख रुपए, कपड़े और पैसे गिनती करने वाली मशीन मिली है। कार में पेट्रोल डीजल भी रखा था। ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। थैंक यू। गाड़ी भी था इसमें, ऐसे पता चला? ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। काली मर्सिडीज नहीं बल्कि ये सीसीटीवी तस्वीर भी सचिन वाजे के गले का फंदा बन रही है। जांच से जुड़े सूत्रों की माने तो सीसीटीवी में कैद ये वीडियो मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे की हो सकती है। पहले ये कहा जा रहा था कि वाजे ने खुद को पीपीई किट में छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये पीपीई किट नहीं बल्कि ओवरसाइज कुर्ता पायजामा है और शख्स ने रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सचिन वाजे है या नहीं, इसकी तस्दीक के लिए एनआईए ने ये वीडियो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अगर ये आरोप साबित हो गया कि ये सचिन वाजे ही है तो फिर इस सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा कि 25 फरवरी की रात 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस से भी पहले सचिन वाजे मौके पर कैसे पहुंचे थे। कोरोना का असर किस तरीके से नौकरी पेशा लोगों पर पड़ा है ये पीएफ खातों को देखकर समझा जा सकता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना की नई लहर का कहर धीरे धीरे देश के कई राज्यों में पैर पसारता जा रहा है। कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वैक्सीन की तेज रफ्तार के बावजूद कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में नए वेरिएंट्स के मामले भी मिलने लगे हैं। इससे सबसे ज्यादा खौफ नौकरी पेशा लोगों में है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कोरोना की नई लहर को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। I think that while we need to continue to be very closely monitoring this, we do not want people to panic, and we would, for the time being, recommend that countries continue vaccinating with AstraZeneca, but we will have more updates tomorrow or at any time when there is a change in this recommendation. 2 न्यू वेरिएंट्स जो अभी आ चुके हैं कोरोना के, उसकी तेज गति से प्रसारित संक्रमित करने का प्रूफ तो हो चुका है वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये संक्रमण जो तेजी से पैर फंसा रही है, ये चिंता की बात जरूर है। लेकिन याद रखें, चाहे कोई भी कोरोना की वेरिएंट आए, उसमें दूरी मेंटेन करना, हाथ को बार बार सैनिटाइज करना और मास्क पहन के आपको अपनी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। साथ में ये भी अच्छी बात है कि हमारे वैक्सीनेशन काफी तेजी से हो रहा है। वैक्सीनेशन से संक्रमित होने के बाद भी वैक्सीनेट करते हैं तो वो जानलेवा साबित नहीं होगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता के बीच कोरोना की इस नई लहर का असर आने वाले दिनों में किस कदर रोजगार पर भारी पड़ सकता है, इसका अंदाजा बीते साल कोरोना के पीएफ खातों पर हुए अटैक से समझा जा सकता है। ईपीएफओ का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन के बाद देश में जो हालात बने, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत सैलरी क्लास के लोगों को हुई। इसके असर से पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद कराए गए, जो सैलरी क्लास की बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है। ईपीएफओ के खाते में जो पैसे जमा कराए जाते हैं, उसे लोग बेहद जरूरत होने पर ही निकालते हैं। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच पीएफ खातों से 73,498 करोड़ रुपए निकाले गए। ये आंकड़ा साल 2019 के हिसाब से करीब 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। कोरोना काल में सरकार ने पीएफ खातों से रुपए निकालने पर बड़ी छूट दी थी। तब खाता धारकों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते से नॉन रिफंडेबल अमाउंट निकालने की सुविधा थी, लेकिन ये रकम का 75% या 3 महीने के महंगाई भत्ते में जो भी कम होके बराबर मानी जानी चाहिए थी। ईपीएफओ के आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि कर्मचारी वर्ग को पीएफ में निवेश करना काफी पसंद है। 2020-21 के आंकड़े तो 31 मार्च के बाद सरकार बताएगी, लेकिन 2019-20 में 1.68 लाख करोड़ रुपए, 2018-19 में 1.41 लाख करोड़ रुपए और 2017-18 में 1.26 लाख करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। ईपीएफओ ने 2020-21 के लिए पीएफ खातों पर 8.50% ब्याज देने का ऐलान किया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार के इस ऐलान से कर्मचारी वर्ग को काफी राहत मिली है, लेकिन ये राहत तभी काम करेगी जब कोरोना का कहर थम जाएगा और नौकरी जाने का डर गायब हो जाएगा। वैसे जानकारों की माने तो कोरोना अब कहीं जाने वाला नहीं है। ये हमेशा के लिए लोगों के जीवन के आसपास मंडराता रहेगा। ऐसे में बचाव के जरिए ही इसे फैलने से रोका जा सकता है और वैक्सीन इसमें बड़ा रोल निभा सकती है। इसे रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा पाबंदियां या लॉकडाउन नहीं लगाने चाहिए। इस समय हमें कोरोना से लड़ना भी है और अर्थव्यवस्था में तेजी भी लानी है। तो आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाना समस्या का समाधान नहीं है, और अगर पाबंदियां ज्यादा होगी तो सर्विसेज और मनी का फ्लो रुक जाएगा, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन का कारण बनेगा। कोरोना कोई सीजनल बीमारी नहीं है जो समय के साथ चली जाएगी। पोलियो और टीबी के जैसे ही हमें कोरोना से लड़ना होगा और सारी सावधानियां बरतनी होंगी। अब देखना यही है कि वैक्सीन किस कदर कोरोना को रोकने में कामयाब हो पाती है और किस तरह से सावधानी बरतकर लोग कोरोना से खुद को बचा कर रख पाएंगे। अगर ये दोनों काम करने में सफलता मिलती है तो फिर कोरोना के साथ जीने और आगे बढ़ने में लोगों को सफलता मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। पेट्रोल डीजल की बिक्री से भी अर्थव्यवस्था को आप आंक सकते हैं। कोरोना से पहले का स्तर और अभी का स्तर, आइए ये तुलनात्मक विश्लेषण देखें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद अभी तक इकोनॉमी की रिकवरी की रफ्तार तेज नजर आती है। इसका संकेत मिला है फ्यूल डिमांड से। इसमें जानना और दिलचस्प है कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई के बावजूद इसकी खपत पर खास असर नहीं पड़ा है। दरअसल देश की फ्यूल डिमांड अब कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल की बिक्री तो कुछ महीने पहले ही सामान्य हो चुकी थी, लेकिन अब डीजल की बिक्री भी कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच चुकी है। जानकारों का मानना है कि पेट्रोल डीजल की डिमांड में बढ़ोतरी खपत में आई तेजी का सबूत है। जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस है तकरीबन 33% बढ़ चुका है।
पिछले साल मार्च के महीने में दिल्ली का प्राइस जो आ रहा था डीजल का स्पेशली 62 रुपए लीटर के आसपास आ रहा था, और एक साल बाद आज का प्राइस 82 रुपीज लीटर का है। अगर आप कैलकुलेट करें जो 33% का इफेक्ट पड़ता है, जो सैलरी क्लास लोग हैं अगर वो 33% एक्स्ट्रा वो पे कर रहे हैं अपने डीजल और पेट्रोल के ऊपर, तो ये उनकी जो सेविंग होनी है सेविंग से ही जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री रिकवरी कर रही है। पिछले साल अप्रैल में कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए नेशनल लॉकडाउन के चलते तेल की बिक्री में जोरदार गिरावट दर्ज की गई थी। इससे अप्रैल 2020 में 45.8% की गिरावट आई थी। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद धीरे धीरे इसकी डिमांड में बढ़ोतरी हुई। अब एटीएफ को छोड़कर पेट्रोल डीजल की मांग कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल की बिक्री कुछ महीने पहले ही कोरोना से पहले के बराबर हो गई थी, लेकिन डीजल की बिक्री अब सामान्य हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च के पहले 15 दिनों में डीजल की बिक्री सालाना आधार पर 7.4% बढ़ी है। मार्च के पहले हाफ में 28.4 लाख टन डीजल की बिक्री हुई है, जबकि पेट्रोल की बिक्री 5.3% बढ़कर 10.5 लाख टन पहुंच गई है। अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार मार्च 2021 के पहले हाफ में पेट्रोल की बिक्री बढ़ी है। उद्योग जगत के साथ ही समाज सेवा से जुड़े लोगों का मानना है कि अब हालात कोरोना जितने मुश्किल नहीं है। अब चाहे बात कारोबार चलाने की हो या फिर समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की, हर जगह खर्चा हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का ही क्यों न हो। हालांकि एयरलाइंस अपनी पूरी क्षमता से विमानों को ऑपरेट नहीं कर रही है। इससे एटीएफ की बिक्री सामान्य से कम बनी हुई है। माना जा रहा है कि एटीएफ की बिक्री सामान्य होने में अभी 3 से 4 महीने का वक्त और लग सकता है। इसकी वजह है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के चलते इकोनॉमी का विस्तार होगा और फ्यूल डिमांड में रिकवरी होगी। वहीं ओपेक की मंथली रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि 2021 में भारत की ऑयल डिमांड में 13.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके मुताबिक भारत की डिमांड 49.9 लाख बैरल प्रतिदिन रहेगी। पिछले साल भारत में ऑयल की डिमांड 10.54% गिरकर 44 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई थी, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 49.1 लाख बैरल प्रतिदिन था। ऐसे में माना जा सकता है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी को लेकर सभी को पूरा भरोसा है, लेकिन इन अनुमानों का सही होना कोरोना की इस नई लहर के कंट्रोल होने से ही तय होगा। आज तक ब्यूरो।